सोचकर देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग नदियां जो अपने अपने रास्ते पर बह रही हैं और अचानक एक जगह आकर मिल जाती हैं। साल 1940 में भारत में ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। एक तरफ थी झारखंड के आदिवासियों की अपने हक और पहचान की लड़ाई, और दूसरी तरफ पूरे देश का आज़ादी का आंदोलन। और इन दोनों धाराओं का संगम हुआ रामगढ़ में। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब एक स्थानीय, एक रीजनल लड़ाई एक बड़े नेशनल मकसद से मिलती है तो होता क्या है। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले देखेंगे कि उस क्षेत्र में क्या हो रहा था। फिर बात करेंगे आदिवासी राजनीति के उदय की। इसके बाद देखेंगे कि कैसे राष्ट्रीय आंदोलन वहां पहुंचा। फिर आएगा कहानी का सेंटर पॉइंट, ऐतिहासिक रामगढ़ अधिवेशन। और आखिर में समझेंगे कि इस मिलन से क्या विरासत बनी। तो चलिए सीधा चलते हैं 1930 के दशक के छोटा नागपुर में। ये वो समय था जब वहां की आदिवासी आबादी पर बाहरी दुनिया का दबाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, खासकर उनकी अपनी जमीनों पर। अब यहां एक बड़ा ही टेक्निकल सा शब्द आता है, आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र। देखिए, 1935 के कानून के तहत अंग्रेजों ने छोटा नागपुर जैसे इलाकों को सीधे गवर्नर के कंट्रोल में डाल दिया था। कहने को तो ये आदिवासियों के मैनेजमेंट के लिए था, लेकिन असलियत में इससे उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पकड़ और मजबूत हो गई थी। और मामला और भी उलझ गया 1936 में, जब उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। इस बंटवारे से हुआ ये कि आदिवासियों की जमीनें रातों रात दो अलग अलग प्रांतों में बंट गईं। जाहिर है, इससे उनके अधिकार और भी कमजोर पड़ गए। लेकिन इन सब दबावों के बीच आदिवासी समुदाय चुप नहीं बैठे। उन्होंने जवाब देने का फैसला किया, और वो भी राजनीतिक तरीके से। यहीं से आदिवासी राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत होती है। और फिर जो हुआ वो सच में ऐतिहासिक था। 5 अलग अलग आदिवासी संगठन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथलिक सभा, मुंडा सभा और हो माल्टो मारंग सभा, ये सब एक साथ आए और 1938 में इन सब ने मिलकर बनाई एक ताकतवर आवाज, आदिवासी सभा। और इस आदिवासी सभा का लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, दिकुओं के खिलाफ लड़ना। दिकु यानी बाहरी लोग, और अपने लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान हासिल करना। ये उनके वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। साल आया 1939 और जमीन के कानूनों के खिलाफ गुस्सा उफान पर था। आदिवासी नेता निर्मल मुंडा की अगुवाई में आमको सिमको गांव में एक शांतिपूर्ण सभा रखी गई। लेकिन वहां जो होने वाला था वो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। इतिहास ने इस घटना को एक नाम दिया, दूसरा जलियांवाला बाग। सिर्फ ये नाम ही काफी है ये समझने के लिए कि उस दिन क्या हुआ होगा। हुआ ये कि गंगपुर के पॉलिटिकल एजेंट ने ऑर्डर दिया और सैनिकों ने उस शांति से बैठी भीड़ पर गोलियां बरसा दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 65 आदिवासी मारे गए और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए। 25 अप्रैल 1939 की इस सिमको की घटना ने पूरे छोटा नागपुर में एक आग सी लगा दी और आदिवासी आंदोलन को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दिया। तो अब कहानी का फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं। एक तरफ झारखंड में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज़ादी का आंदोलन भी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर था। उस वक्त इन दोनों आंदोलनों के लक्ष्य आप कह सकते हैं काफी अलग थे। आदिवासी सभा का पूरा ध्यान दिकुओं से मुक्ति और अपने अलग एडमिनिस्ट्रेशन पर था, जबकि कांग्रेस का फोकस पूर्ण स्वराज और एक संविधान सभा पर था। मतलब दोनों की प्राथमिकताएं अलग अलग थीं। और तभी मार्च 1940 में कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने सालाना अधिवेशन के लिए जगह चुनी रामगढ़। वही रामगढ़ जो आदिवासी संघर्ष का आप कह सकते हैं एपिसेंटर था। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां ये दो अलग अलग दुनियाएं, दो संघर्ष आमने सामने आने वाले थे। और ये रामगढ़ अधिवेशन भारतीय इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पूरा हफ्ता वहां रामगढ़ में जबरदस्त हलचल थी। 14 मार्च को गांधी जी ने खादी उद्योगों का उद्घाटन किया। फिर 15 से 18 मार्च तक कांग्रेस की अपनी बैठकें चलती रहीं। और फिर 19 और 20 मार्च को हुआ मुख्य अधिवेशन, जिस पर पूरे देश की नजरें थी। और देखिए, कांग्रेस ने यहां एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया। उन्होंने मेन गेट का नाम रखा महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के नाम पर, बिरसा मुंडा द्वार। और जहां मीटिंग होनी थी उस जगह का नाम रखा राष्ट्रवादी नेता मजरुल हक के सम्मान में, मजर नगर। ये एक तरह से दोनों दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश थी। और इस सेशन में देश के बड़े बड़े नेता मौजूद थे।
अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वेलकम कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जनरल सेक्रेटरी थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह। सेशन के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद ने अपनी स्पीच में कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा मार्ग पूर्ण स्वतंत्रता का है और एक संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बना सकती है। लेकिन इस अधिवेशन की शायद सबसे दिल छू लेने वाली बात थी वहां के लोकल आदिवासी लोगों की भागीदारी। टाना भगत समुदाय के लोग मीलों पैदल चलकर रामगढ़ पहुंचे और उन्होंने गांधी जी को 400 रुपए की एक थैली भेंट की। ये पैसा राष्ट्रीय आंदोलन में उनके विश्वास और उनके जुड़ाव का प्रतीक था। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक मिलन का, इस संगम का आखिर असर क्या हुआ? इसने रीजनल और नेशनल दोनों ही संघर्षों की दिशा पर एक गहरा प्रभाव डाला। तो रामगढ़ की विरासत क्या रही? देखिए, नेशनल लेवल पर तो इसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए एक जमीन तैयार की और रीजनल लेवल पर इसने पहली बार झारखंड के आदिवासी आंदोलन को देश की आज़ादी की लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। इससे लोकल लीडर्स का हौसला बढ़ा और उन्हें एक बड़ा मंच मिला। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि हमारे देश की इस बड़ी कहानी के ताने बाने में ऐसी कितनी ही छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी कहानियां बुनी हुई हैं जो शायद अभी तक अनसुनी हैं और बस अपने बताए जाने का इंतज़ार कर रही हैं।